हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों तक प्रोवाइड करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम इस बार है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट का आपको यानी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाइए चैनल में विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट पे बनाया हुआ है, वहां जाकर के फुल्ली कोर्स को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि आपका जो है आज से क्लास स्टार्ट हो गया है और पूरी तरह से आपको इसी तरह का यानी चैप्टर वाइज फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ उसका नोट्स भी दिया जाएगा, साथ में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना चाहिए। तो यहां जो आपको यानी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका तैयारी आपको यानी करवाया जाएगा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न को हम लोग फॉलो किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो यहां आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही जो है इसको फॉलो किया गया है और यहां से आपको सभी सब्जेक्ट का आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं, आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो ये आपका यानी चैप्टर 1 को आज हम लोग यहाँ आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जानेंगे थोड़ा भूगोल के बारे में, उसके बाद हम लोग का यहाँ से अध्याय जो है चैप्टर 1 जो है स्टार्ट होने वाला है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग भूगोल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भूगोल सब्जेक्ट क्या है। जैसे हम लोग एक जानते हैं कि भूगोल एक ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते कि भूगोल है क्या। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, 1 से लेकर अभी तक हम लोग 12 तक आ गए, लेकिन हम लोग पढ़ के क्या है कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से हमको अच्छे से नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ऑब्वियसली आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी आपसे सवाल कोई भी पूछ सकता है कि ज्योग्राफी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको सबसे पहले हम बताएंगे ज्योग्राफी के बारे में, कि ज्योग्राफी के बारे में सबके डिफिनेशन देंगे कि यह एक क्या है, विज्ञान है। ठीक है, जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संध्या, वन आदि का ज्ञान होता है। किसमें? यानी ज्योग्राफी में। तो भूगोल यानी देखिए, भूगोल यानी क्या कहा, किसे कहा जाता है? पृथ्वी का वर्णन करना है। पृथ्वी के ऊपर जितने सारे चीज है, जितने सारे वस्तु हैं, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी को जो है क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि आपको पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संध्या आदि दिया है। इसमें बहुत सारे जितने सारे चीज है यानी पृथ्वी पर मौजूद है, उन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, आप भूगोल का अर्थ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे भूगोल क्या है, ये भूगोल का अर्थ को देखेंगे। ठीक है, भूगोल का अर्थ की बात करें तो भूगोल एक विषय है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि भूगोल एक विषय है, लेकिन इसका अर्थ हम लोग नहीं जानते। देखिए, अर्थ जो है क्या है, भू जोर गोल, यानी दो शब्द से बनकर बना है भूगोल। ठीक है, तो देखिए, भू का अर्थ होता है क्या, आपको पता होगा, भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। गोल मतलब क्या होता है, यानी वह मतलब क्या, भू मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और गोल शब्द का मतलब क्या होता है? गोल। ठीक है, यानी पृथ्वी क्या है? गोल, यानी भूगोल का मतलब क्या होता है? यानी पृथ्वी गोल। ठीक है, तो ये इसका हो गया। आपको अगर आपसे एक सवाल यहां पूछा जाता है कि ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, यानी ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त आपको पता होगा, ज्योग्राफी का पिता जो है इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया यानी ज्योग्राफी का पिता। तो ये भी आपके लिए बहुत मेन पॉइंट था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है क्या है। देखिए, भूगोल का अंग्रेजी से शब्द है, इसको ज्योग्राफी मतलब जियोग्राफी इसको कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, यानी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जो जियो एंड ग्राफो शब्द से बना है। क्या शब्द बना है? जियो और ग्राफो शब्द से मिलकर बना है। जियो शब्द का अर्थ होता है क्या? ठोस, तरल, गैसीय और पदार्थ से बने। ठीक है, गैसीय पदार्थ से बने पृथ्वी। और ग्राफो का अर्थ होता है क्या? वर्णन करना। यानी सीधी बात यह है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ ये पूरा डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, आपको इसके बारे में पूरा आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 12th क्लास ज्योग्राफी। ठीक है, 12th क्लास का ज्योग्राफी को अब हम लोग जो है पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको ढेर सारे, देखिए क्वेश्चन जहां से आपको पूछे जाएंगे, वो चीज आपको मेन पॉइंट हम लोग यहाँ कलेक्ट किए हैं, आपको फालतू चीजें नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। ये चैप्टर 1 का है जो फर्स्ट अध्याय है। फर्स्ट अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये जो आपका यानी अध्याय है, इस अध्याय में आपको क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये आपको सबसे पहले हम भूगोल, मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, निश्चयवाद पढ़ेंगे, नीतिवाद पढ़ेंगे, संभववाद पढ़ेंगे, प्राकृतिक का मानवीकरण पढ़ेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद पढ़ेंगे, नव निश्चयवाद एवं मानव भूगोल के क्षेत्र जैसे विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज को इंक्लूड नहीं किया गया, उन सब चीजों को हम लोग भी इस अध्याय में जो है यानी कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग जम करके अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको लास्ट तक क्लास में बने रहना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। देखिए, भूगोल की कितने शाखा हैं।
सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे अक्सर जो है बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल की कितनी शाखाएं, ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भूगोल की मतलब प्रमुख 3 शाखाएं हैं। देखिए आप लोग बहुत कहेंगे आपको देखने को मिलेंगे 2 प्रमुख शाखा होते हैं, जो भौतिक भूगोल इंक्लूड रहता है, मानव भूगोल, ये दोनों ही दिखाता है लेकिन प्रादेशिक भूगोल नहीं इसमें दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि ये 3 जो आपका यानी क्या है, ये मतलब मुख्य भूगोल मतलब क्या है, ये शाखाएं हैं, ठीक है। भूगोल के मुख्य शाखा कितने हैं, 3 है। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या भौतिक भूगोल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। चलिए तो भौतिक भूगोल क्या है, यहाँ आपका दिया हुआ है, देखिए भौतिक भूगोल की प्रमुख मतलब क्या है, शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, यानी पृथ्वी के यानी भौतिक स्वरूप का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत यह आता है। इसमें क्या क्या आता है, धरातल, अलग अलग जगह पर पाए जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या का अध्ययन से संबंधित जो है ये भौतिक भूगोल है, ठीक है। चाहे पृथ्वी पर कहीं भी कोई घटना घटित हो, चाहे भौतिक से संबंधित हो, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे। साथ ही ये भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी कई उप शाखाएं हैं जो विभिन्न परिघटनाओं की विवेचना करती है, ठीक है। चाहे जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे भौतिक भूगोल में भूगणित आ जाएंगे, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, मानचित्र विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान, भू विज्ञान सामान्य रूप से अध्ययन में शामिल किया जाता है, लेकिन इसका अध्ययन उसी सीमा तक होता है जहां तक उसका संबंध भौतिक वातावरण एवं मानव से होता है। सीधी सीधी बात है, क्या ये कहां तक संभव है, भौतिक वातावरण और मानव से जो संबंधित होता है वहां तक ये जो है सीमित है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, ये अभी आपको बताएं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ इसके बारे में भौतिक भूगोल के बारे में आपको हम बताएं, ठीक है। यानी पृथ्वी के ऊपर जो भौतिक अवस्था में घटित होने वाली घटनाएं वितरण उसका हम लोग क्या भौतिक के वितरण की व्याख्या का अध्ययन करते हैं या उसको अच्छे से स्टडीज करते हैं, उसको जो हम लोग क्या करते हैं यानी भौतिक भूगोल कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या इसका मानव भूगोल। तो हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में जान लिए, अब चलते हैं हम लोग मानव भूगोल। मानव भूगोल है क्या, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछेंगे मानव भूगोल के बारे में वर्णन करें। मानव भूगोल के बारे में 5 शब्दों में या 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, इस तरह का सवाल आपको पूछेंगे कि मानव भूगोल के बारे में आप लिखिए। तो देखिए मानव भूगोल के बारे में आपको सिंपल परिभाषा इसका है, देखिए भूगोल की इस शाखा में पृथ्वी पर मानव और प्रकृति क्या संबंध रहा है, क्या इनके अंदर क्या संबंध है, अंतर क्या क्या संबंध है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे उत्पन्न तत्व, जैसे मानव जाति हो गया, प्रजाति, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, निवास, मानवीय क्रियाएं जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, सेवाएं, परिवहन, संचार, व्यापार आदि, इसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। किसमें, मानव भूगोल में, जो हम लोग इन सारे चीजों का स्टडी करेंगे, तो इसको जो ही क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। यानी इन सब चीज जो है इंक्लूड किया गया है किसमें, मानव भूगोल में। तो डियर स्टूडेंट आपको आई होप उम्मीद में आ रहा है कि आपको यानी समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल में किन किन चीजों की हम लोग स्टडीज करेंगे, जिसमें जाति हो गया, प्रजाति, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, निवास, मानवीय क्रिया, इन सारे चीज को हम लोग जो है इसमें अध्ययन करने वाले हैं किसमें, मानव भूगोल में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मानव भूगोल क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे। जैसे मानव भूगोल भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का क्या अध्ययन करता है, क्या करता है, इसका अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल यहाँ सही कहा है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा इसमें क्या है, मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। सही बात है, मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को यानी बोध कराता है, ठीक है। ये हो गया मानव भूगोल। आप देखिए मानव भूगोल में जो है बहुत सारे विद्वान है, ठीक है, जो अपना अपना तर्क दिए, अपना अपना मत दिए हैं। तो उसमें बहुत सारे जो मतलब फेमस विद्वान है, आप लोग जानते होंगे उसको, जैसे कि क्या है, रेडजेल, ये बहुत बड़े मतलब क्या आपको पता होगा सबसे बड़ा यानी भूगोल है, ठीक है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, यानी आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है किसको, फ्रेडरिक रेडजेल को, ठीक है। जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था, हाँ, फ्रेडरिक जन्मदाता जर्मन भूगोल यानी जर्मन में हुआ था। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। रेडजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोजियोग्राफी में दिया था। कौन सा पुस्तक में दिया था, वो एंथ्रोजियोग्राफी में दिया था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का यानी अध्ययन है, ठीक है। तो यानी देखिए मानव भूगोल और मानव के समाज के धरातल के बीच जो संबंध होता है, उन सब चीजों को जो है ये क्या कहा है, मानव भूगोल कहा गया है। कौन, रेडजेल के अनुसार। अब देखते हैं हम लोग एलएनसी सैंपल, उसी तरह एक एलएनसी सैंपल, वो भी बहुत बड़े विद्वान है, ठीक है, वैज्ञानिक है, जो एलएनसी सैंपल के अनुसार क्या मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों का
पारस्परिक संबंधों का यानी अधिक संश्लेषित शामिल है। किसमें? एलएनसी सैंपल के अनुसार ये परिभाषा दिया है, ठीक है, जिसमें नियंत्रण मतलब नियंत्रित करने वाली भौतिक नियम, जो नियम पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों को पारस्परिक संबंध को यानी उसको शामिल करता है, ठीक है। ये किसके अनुसार? यानी एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल का ये परिभाषा दिया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मानव भूगोल की विचारधारा है। आगे देखेंगे क्या है मानव भूगोल की विचारधारा है। तो देखिए विचारधारा किसको बोलते हैं? देखिए अपना अपना बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे तो वो अपना अपना क्या दिए थे? यानी मत दिए थे। जो अपना अपना मत देते हैं उसको क्या बोलते हैं? यानी उसको ही विचारधाराएं बोलते हैं। सबका अलग अलग विचार होगा। मान लीजिए अगर आप 10 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी का अलग अलग विचार होगा, तो वही जो है विचार रखा है मानव भूगोल को लेकर किसका कैसा विचार रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मानव भूगोल की विचारधारा है। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने प्रकृति मनुष्य के संबंध के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है, अपने इतने विचार प्रकट किए हैं और इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। राइट, आपको समझ में आ गया भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं? जो अपने अपना मत दिए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अपना अपना मत दिए हैं, उन सबके मतों को जो है विचारधारा कहा जाता है, भौगोलिक विचारधारा है। अब देखिए मानव भूगोल की मुख्य 3 विचारधारा है। क्या है? जो प्रमुख 3 कितना विचारधारा है उसका? प्रमुख 3 विचारधाराएं जो निम्न है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला क्या है? नीतिवाद। पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका नीतिवाद, जिसको निश्चयवाद भी कहते हैं, ठीक है, चाहे नीतिवाद बोलो इसको चाहे निश्चयवाद बोलो, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा संभववाद विचारधारा है, ठीक है, संभववाद या संभावनावाद भी इसको कह सकते हैं हम लोग, ये हो गया आपका। यानी उसका तीसरा क्या है? नव निश्चयवाद, ठीक है। ये जो है 3 विचारधाराएं हैं। अब इन 3 विचारधाराओं पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि नीतिवाद विचारधारा के बारे में आप लिखे, नीतिवाद विचारधारा आपको किसे कहते हैं, निश्चयवाद विचारधारा किसे कहते हैं, ठीक है, संभववाद विचारधारा किसे कहते हैं, नव निश्चयवाद विचारधारा किसे कहते हैं। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ पूछे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आप नव नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा, नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए नीतिवाद निश्चयवाद विचारधारा क्या है? तो इसमें क्या है? प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में या उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। देखिए पहले के जमाने में जो लोग हुआ करता था, जो वहां के जो मतलब आदिम मानव जो थे, वो क्या करते थे? यानी प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। अगर वर्षा हो रहा है या अगर आंधी भी आ रहा है, तूफान भी आ रहा है, तो उसका क्या करते थे? सामना करते थे। तो यानी इसको जो है क्या नीतिवाद निश्चयवाद के अवधारणा के यानी विचारधारा के अनुसार यह है कि वहां के लोग जो है अगर मान लीजिए धूप अगर पड़ रहा है, खूब अगर गर्मी है, तो गर्मी का सामना करता है। लेकिन अभी के टेक्नोलॉजी ने हम लोग क्या धूप का भी सामना कर लेते हैं, बारिश का भी सामना कर लेते हैं, आंधी का भी सामना कर लेते हैं, तूफान को भी आता है उसका भी हम लोग सामना जो है कर लेते थे। लेकिन पहले के अनुसार, पहले के जो आदिम मानव हुआ करता था, वो अपने आप को जो है प्रकृति के अनुसार यानी जैसा प्रकृति अगर हो रहा था उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। तो ये था आपका यानी नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत आएगा। नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा में आएंगे क्या? मानव आदिम अवस्था में अपने उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था, ठीक है, किसमें? नीतिवाद में। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, यानी प्रौद्योगिकी मतलब यानी टेक्नोलॉजी जो है उस टाइम जो था यानी बहुत कम था। नीतिवाद जो मतलब नहीं था, और जिसके रीजन से जो है मतलब क्या करते थे लोग, क्या है प्रकृति के अनुसार यानी ढल जाते थे, ठीक है। मानव विकास भी बहुत कम होता था, यानी मानव का विकास भी उस टाइम जो था यानी बहुत कम होता था। मानव प्रकृति को सुनता था, मनुष्य जो था यानी प्रकृति का सुनता था, जो भी होता था उसी के अनुसार वो ढल जाते थे, ठीक है। उसकी पूजा करता था, उसका प्रचंडता से डरता था, ठीक है। उसका संसाधन के लिए मानव सीधा प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। अगर कुछ भी अगर हो उसको कोई भी संसाधन हो, वो सीधा सीधा यानी प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। अतः इस अवस्था को यानी पर्यावरणीय या निश्चयवाद का नाम दिया गया था, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम इसी को ही दिया जाता है। जब प्रकृति के अनुसार हम लोग अगर पूरा ढल जाते हैं प्रकृति में, तो इसी को जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद कहेंगे। इसी को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, ठीक है। ये भी आपका सवाल जो है आते हैं 2 नंबर का पूछे जाते हैं। उसके बाद आप चलते हैं, ये जो इसका समर्थक कौन कौन रहा है, नीतिवाद निश्चयवाद का समर्थक कौन कौन रहा है? ये जो है रेडजेल इसका रहा है, रोटर रहा है और हम्बोल्ट, ये जो है तीनों जो है इसका यानी समर्थक रहा है। किसका? यानी नीतिवाद का समर्थक कौन कौन रहा है? तो नीतिवाद का ध्यान रखिएगा, नीतिवाद का समर्थक ये रहा है, या नीतिवाद या आपको बोले क्या निश्चयवाद, ठीक है, निश्चयवाद बोले तो निश्चयवाद, ये जो है यानी तीनों का मतलब दोनों एक ही है, ये चीज आपको ध्यान रखें, ये तीनों जो है इसका यानी समर्थक रहा है। अब हम लोग चलते हैं संभववाद या संभावनावाद विचारधारा। कितना विचारधारा? 3 प्रमुख विचारधाराएं था, जो पहला आपको बता दिए। अब आते हैं संभववाद विचारधाराएं। तो देखिए अभी जो देखिए उस समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। जब ये जो संभववाद का मतलब ये जो विचारधारा में जो क्या क्या शामिल है कि मनुष्य जो है अब जो है यानी प्रकृति का सामना अब कर सकता है, प्रकृति
को यानी क्या बदल भी सकता है। तो ये जो हम लोग यानी ये इसके अंतर्गत क्या आएगा, ये संवादात्मक विचारधारा के अंतर्गत आता है कि हम लोग क्या करते हैं यानी समय के अनुसार मनुष्य का विकास हुआ। विडाल डी ब्लास इसका समर्थक रहा है। विडाल डी ब्लास का समर्थक कौन है, समवाद का विचारधारा का समर्थक कौन है, विडाल डी ब्लास है। ठीक है, अब वह प्रकृति से डरता नहीं है। अब जो है प्रकृति से लोग जो है डरते नहीं है, डरते हैं नहीं, उसका सामना करते हैं। अगर बारिश हो रहा है तो बारिश के लिए क्या है, छाता निकालता है। गर्मी हो रही है तो गर्मी के लिए भी क्या, अगर मतलब धूप में चल रहा है तो छाता वहां भी आपका काम आ जाता है। गर्मी के लिए एसी कूलर वगैरह का सिस्टम वगैरह टेक्नोलॉजी आया, प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज का विकास हुआ और धीरे धीरे जो है मनुष्य जो है किससे यानी प्रकृति से के सामना करना लगा। ठीक है, करने लगा। ठीक है, अब नहीं डरता है। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा, यानी मनुष्य अब जो है खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहना लगा। अब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता नहीं है। अब जो है मनुष्य जो है क्या, अब स्वतंत्र रहा है। ठीक है, आप उस पर काबू भी पा सकता है। चलिए, अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, ये बात भी सही है, परिवर्तन कर सकता था। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा, यानी अब जो है मनुष्य जो है संसाधनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया, जैसे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अभी जो लोग जो है कोई सा भी कितना भी है जो है प्रकृति पर भी कब्जा पा लिया है। ठीक है, अब गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना, ये सारा किस में आ गया, यानी आपका यानी संभववाद विचारधारा में ये सारा चीज को जो है शामिल किया गया है। यानी अपने आप को यानी जो है मतलब किससे यानी प्रकृति से मतलब प्रकृति की ओर ढलना ना, यानी उससे यानी उसको बचाना। तो ये जो हो गया यानी संभववाद विचारधारा के यानी अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं क्या नव निश्चयवाद, जो तीसरा विचारधारा था इसका, नव निश्चयवाद विचारधारा, इसके अंतर्गत क्या आएगा। तो देखिए नव निश्चयवाद विचारधारा प्रमुख 3 विचारधारा बताएं। अब नव निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत यह आएगा कि ना संकल्पना के अनुसार ना तो नितांत पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र संभववाद है। यानी कहने का अर्थ है कि पूरी तरह से यानी चाहे आप मतलब नीति मतलब क्या होता है निश्चयवाद की ओर मतलब अग्रसर हो जाए, ना आप पूरी तरह से यानी किसकी ओर संभववाद की ओर अग्रसर हो जाए। यानी ये कहने का अर्थ ये है कि ना कि आप यानी पूरा प्रकृति पर यानी हावी हो जाए या प्रकृति की ओर चले जाए, यानी प्रकृति के अनुसार आप ढल जाइए, ना कि आप यानी समवाद विचारधारा के अनुसार यानी पूरा टेक्नोलॉजी के अनुसार आप प्रकृति की चीजों को हर चीज को तहस नहस करके अपने आप उस पर यानी काबू पा सके। यानी इसका मतलब यह है कि उधर भी आपको नहीं जाना है, मतलब निश्चयवाद की ओर भी नहीं जाना और संभववाद की विचारधारा की नहीं आ रहा है, यानी ये बीच में है। ठीक है, ये जो स्वतंत्र संभववाद है, मानव केवल प्रकृति के नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसका पालन, नियमों का पालन करके वगैरह इस पर कर सकते हैं, ना कि उसको बदलना। ये जो है नवनिश्चयवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ना आप पूरी तरह से संभववाद विचारधारा का समर्थन कीजिए, मतलब शामिल आइए, या आप यानी इसमें निश्चयवाद के अंतर्गत आइए। तो ये जो है नव निश्चयवाद के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा ना, किसी दोनों चीज को यानी लेके चलना है इसमें। ठीक है, ये जो है आपको दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और क्या है समवाद के नीच के मतलब क्या है, नीच का रास्ता है, यानी बीच का रास्ता है, सॉरी ये बीच का रास्ता हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ना आपको जाना है क्या इसमें मतलब निश्चयवाद में जाना है, ना आपको संभववाद में आना है, यानी ये बीच का रास्ता है। तो ये जो है आपका यानी नव निश्चयवाद विचारधारा है। ठीक है, तो ये है जो है इन सारे चीज का मत था, यानी पहला वाला का ये कह रहे हैं कि यानी लोग जो है प्रकृति को मतलब उस पर जो है मतलब लोग प्रकृति के अनुसार लोग जो पहले ढल जाते थे वो निश्चयवाद के अंतर्गत थे, लेकिन संभववाद विचारधारा के अंतर्गत जो है लोग क्या करते हैं अभी टेक्नोलॉजी को बदल देते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है अभी प्रकृति पर यानी काबू पा लिया है। तो ये विचारधाराएं जो है इसमें है। आगे हम लोग देखेंगे क्या है पर्यावरणीय निश्चयवाद, अभी आपको पढ़ा है हम पर्यावरणीय निश्चयवाद जो अभी जस्ट आपको बताया। देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था, यानी मनुष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में यानी जब शुरू में जो है मतलब शुरू में क्या करते थे लोग, यानी किसमें यानी प्रकृति के अनुसार, यानी जो प्रकृति होगा उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था, और प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश ही पर्यावरणवादी निश्चयवाद कहा जाता है। जो प्रकृति पर पूरी तरह से क्या होता है आश्रित रहता है, निर्भर रहकर वो रहते थे, उसी को जो है क्या कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। अब बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। अब मानव भूगोल जो है प्रकृति की आप इसका क्या क्या प्रकृति है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और मनमोहक है। मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक है और अच्छा होगा, मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकेंगे। यानी अगर मानव भूगोल की प्रकृति यानी अगर प्रकृति रहेंगे तो लोग जो है क्या अपना जीवन यापन करने में और अच्छा सुविधा होगा, उसको अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा से यानी वो जीवित रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मानव भूगोल की प्रकृति हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मानव का प्राकृतिकरण।
देखिए मानव का प्राकृतिकरण मतलब समझ रहे हैं, यानी मनुष्य जो है प्रकृति की ओर अपने आप को कैसे ढाल लेता है, कैसे क्या, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मनुष्य का मतलब प्राकृतिकरण का मतलब यह है कि मानव के प्राकृतिक से तात्पर्य मानव को यानी प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लेता था, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति की भली भांति नहीं समझते थे। तो लोग जो था यानी मनुष्य का प्रकृतिकरण यानी शुरू में जो था यानी आदिम मानव जो थे यानी किस पर प्रकृति की ओर पूरी तरह से क्या यानी ढाल लिया था। ना कोई उस टाइम में कोई टेक्नोलॉजी था जो है मतलब वो अपने आप को पूरा तरह से जो है मतलब किसको है प्रकृति की ओर नहीं प्रकृति की ओर अग्रसर करना ही जो है क्या कहलाएंगे यानी मनुष्य का प्रकृतिकरण कहलाएंगे। ठीक है, यानी प्रकृति पर ही जो है मतलब आश्रित रहना जिसको कहेंगे, प्रकृति के आदेशों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार, उसके पालन के अनुसार। अगर मान लीजिए बारिश हो रहा है तो लो यार बारिश का ही सामना करते हैं, अगर आंधी आ रहा है तो लो आंधी का ही सामना करते हैं, ना कि वो कहीं से उसका छिपेंगे, कहीं घर बनाएंगे ऐसा कोई मजबूत जो उसको यानी बचा पाएंगे। अगर मान लो धूप ही पड़ रहा है तो धूप में ही रहेंगे वो, ना कि वो मतलब छांव में उसका कोई व्यवस्था करे धूप के लिए, धूप को यानी रोकने के लिए। तो जो है मतलब इस तरह का था। अगर मान लो गर्मी अगर खूब पड़ रही है तो आप लोग उसका गर्मी का भी वो जो है क्या सामना कर देते। ये जो था यानी मनुष्य का प्रकृतिकरण। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट, ये तो आपको समझ में आ गया कि मनुष्य का प्रकृतिकरण क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। यानी मनुष्य अपने आप को यानी प्रकृति के अनुसार ढाल ले, उसी को जो है क्या कहलाता है मनुष्य का प्रकृतिकरण। अब हम लोग चलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आपको समझना है। प्रकृति का मानवीकरण क्या है कि मनुष्य भौतिक वातावरण और तकनीक की सहायता से प्रकृति पर यानी प्रभाव डालता है। जो आपको पता होगा कि अभी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है मनुष्य क्या करते हैं यानी प्रकृति पर यानी क्या यानी कब्जा कर लिया है। ठीक है, कब्जा पा सका है और प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। तो मनुष्य अपने तकनीकी से प्रकृति को प्रभावित करता है और इसलिए इस बात का महत्व होता है कि मानव ने किस तकनीक और उपकरण के साथ प्रकृति पर विजय प्राप्त किया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अभी जो आपको सिंपल यानी बताया कि अगर मान लो बारिश हो रहा है तो बारिश से बचने के लिए क्या यानी छाता का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, रेनकोट वगैरह इस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग जो है बारिश का सामना करते हैं और हम यानी काम करते थे। ठीक है, तो उस टाइम जो अगर मान लीजिए अगर प्रकृति के अगर सामना अगर भरोसे रह जाते तो कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन अभी हम लोग जो उस पर यानी उस पर कब्जा है और कब्जा पा करके हम लोग कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था यानी प्रकृति का मानवीकरण, आपको समझ में आ गया होगा। साथ में अगर मान लीजिए काफी गर्मी आ रहा है, काफी अगर गर्मी हो रही है तो वहां क्या आप प्रकृति मतलब मानवी का प्रवृत्तिकरण में क्या था कि लोग जो है गर्मी का क्या सामना करते थे, लेकिन प्रकृति का मानवीकरण में लोग अभी सामना नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कूलर, एसी, पंखा वगैरह सबका इस्तेमाल करके वो गर्मी के सामना करता है और वो आराम से अपना जीवन यापन करते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये था आपका यानी प्रकृति का मानवीकरण। यह हम लोग पार्ट 1 में इसको कवर किए हैं। अब पार्ट 2 इसका हम लोग जो है कल के क्लास में आपको हम बताएंगे। अभी भी आपको जो है पार्ट 2 में और आपको बताएंगे पूरा यानी उसके बाद हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। और आपको बता दें कि आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आए हैं। जो बिहार बोर्ड स्टडी आप लोग अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ये ऐप के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, जिसका नाम क्या है लक्ष्य बैच यानी लक्ष्य बैच जो है लॉन्च हो गया है। ठीक है, लक्ष्य बैच, ये बैच आपको इस बैच के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बता दें कि आप 90 से 90 प्लस आप यानी मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको जो है 2999 रुपए का कोर्स मात्र आपको क्या मिल रहा है 2999 रुपए का कोर्स मात्र 499 रुपया मिल रहा है, क्योंकि अब कुछ दिन के लिए यानी सीमित ऑफर है। तो आप 499 रुपया में एक कोर्स खरीदिए और लाइव क्लास, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारा चीज आपको यानी करवाया जाएगा मात्र 499 रुपया में। पूरा कोर्स कंप्लीट आप लोगों तक यानी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं जिसका 1 मंथ का फी आपको 499 रुपए का लगता है, लेकिन यहाँ आपको पूरा यूट्यूब में आपको कहीं नहीं देने वाला 499 रुपया में। सबका देखिएगा 2000 से प्लस लेता है, लेकिन आपको यहाँ मात्र 499 रुपया में बिल्कुल ब्रांड। आपको बता दें कि अलग अलग टीचर रहेंगे, आपको अलग अलग फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो आपको जो है पढ़ाएंगे और काफी अनुभवी शिक्षक है जिसके माध्यम से आप तैयारी करेंगे। तो आपको बता दें कि 90 से प्लस आप एबव स्कोर कर सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करेंगे, जो नंबर आपको दे रहे हैं 9162955090, ये नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। या अगर आप यहाँ से अगर बैच को अगर इंस्टॉल करने के बाद आप बैच को वहां से अगर लक्ष्य बैच को जाकर के परचेस कर लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, देखिए ये सारी चीज का आपको सुविधा दिया जाएगा। ये 2024 के बैच के लिए डेली लाइव क्लास वगैरह सारा चीज आपको यानी वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सारा चीज आपको करवाया जाएगा। इसके लिए आपको यानी एडमिशन करना पड़ेगा। जो अगर आप मान लीजिए वहां से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। उसके बाद आप जो है
अपना यानी क्लास ज्वाइन करके अपना स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके दम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।